नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र की एक और कल्पना है, वह है क्षार कल्पना। कौन सी कल्पना है? क्षार कल्पना के बारे में, पोटेंशियल हार्बर कोट्राइस प्रिपरेशन के बारे में। तो इसकी परिभाषा लिखी है, तत् शरणाद्वा क्षार है। तत् शरणाद्वा क्षार है। जो शरण कर्म या शणन कर्म करने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है? आपको क्षार कहा जाता है। शणन कर्म क्या, शरण कर्म क्या होता है? जो दूषित मांस आदि को, कहीं भी दूषित मांस आदि अगर बढ़ गया है, उसको काटने के कारण इसको क्या कहते हैं? शरण कर्म कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखी है चरक चिकित्सा में, छित्वा छित्वस्यात् क्षार क्षारत्वात् क्षारत्युद्ध है कि शरण स्वभाव होने के कारण। कौन सा स्वभाव इसका? शरण स्वभाव होता है। छित्वा छित्वा है यानी काटने के कारण, काट कर, छित्वा काट कर, किसके आशय से? कौन सा आशय? कहीं भी कोई भी मांस आदि का जो आशय है उसको काट कर अगर अध मार्ग से उसको बाहर निकालता है, शरण स्वभाव होने के कारण आशय से, कहीं पे भी कोई भी आशय है जहां पर मांस आदि बढ़ गया है, उसको काट करके अधो मार्ग से जो बाहर निकालता है वो क्या होता है? क्षार होता है। वो क्या होता है भैया? क्षार होता है। चरक सूत्र 26 में लिखा है शरणात् क्षार है। जो शरण कर्म करने वाला होता है वो क्षार होता है। इसी चरक सूत्र 26 के ऊपर चक्रपाणि ने जो टीका लिखी है वो लिखा है शरणात् अधोगमन क्रिया योगात् क्षारो द्रव्यम। जो नीचे की ओर गमन करता है, शरण करण करवाकर जो नीचे की ओर गमन करवाता है, जो नीचे की ओर चिकित्सा क्रिया का मतलब चिकित्सा में जो योग होता है, उसे उस क्षार को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते। जो द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो नीचे की ओर गमन करे वो क्षार होता है। और गमन करना किसका कार्य होता है भैया? द्रव्य का कार्य होता है। अतः क्षार रस न होकर द्रव्य होता है। देखो भैया, क्षार कोई रस नहीं है, इसलिए चरक ने केवल 6 ही रस बताए हैं, 7वां किसने भी रस नहीं बताया है। तो इस रस में क्षार नहीं आता कहीं भी, क्योंकि क्षार क्या होता है? द्रव्य होता है। क्योंकि अनेक रसों से उत्पन्न होता है, किसी एक रस से उत्पन्न नहीं होता है। मेनली इसमें कटु और लवण आदि रसयुक्त होता है। स्पर्श में शीत होता है, रूप इसका श्वेत होता है, गंध इसमें विस्त्र गंधी होती है। इसलिए इनका 6 रसों में कहीं भी गणना नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनेक रसों से उत्पन्न होने वाला होता है। जो अनेक रसों से उत्पन्न होने वाला द्रव्य कौन होता है? क्षार होता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, किसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार इसको बांटा गया है खनिज, वानस्पतिक और जांगम में। प्रयोग के अनुसार पानीय और प्रतिक्षारणीय में बोला गया है। वर्ग के अनुसार इसको क्षार द्वय, क्षार त्रय, क्षार पंचक और क्षार अष्टक के रूप में बताया गया है। बल के अनुसार मृदु क्षार होता है, मध्यम क्षार होता है और तीक्ष्ण क्षार होते हैं। उसकी पोटेंसी के आधार पर बताए गए हैं 3। तो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं हम उसको देखते हैं। तो ये खनिज होते हैं, सूर्य क्षार और टंकण क्षार, जो नैसर्गिक या कृत्रिम रूप से प्राप्त होने वाले होते हैं। यानी या तो इसको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं या फिर ये नैसर्गिक रूप से भी हमारे को प्राप्त होते हैं। वनस्पतिक क्षार, जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला क्षार होता है, जैसे यवक क्षार, अपामार्ग क्षार, एक्रांथस एस्पेरा जो प्लांट होता है उससे हम इसको बनाते हैं। इसका पंचांग लेते हैं और फिर जला के जो क्षार बनता है। जांगम क्षार जो प्राणियों से प्राप्त होने वाला होता है, जैसे शंख क्षार, शुक्तिक क्षार, वराटिका या कपर्दिका क्षार इत्यादि होते हैं। प्रयोग के आधार पर देखें तो ये प्रतिक्षारणीय और पानीय क्षार 2 प्रकार का होता है। यानी प्रयोग के आधार पर मतलब ये बाह्य प्रयोग है या अभ्यंतर प्रयोग के रूप में होता है। तो जो प्रतिक्षारणीय होता है, जो प्रतिक्षरण करवाने वाला होता है, वो बाह्य प्रयोग के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जो पानीय क्षार होता है, जो द्रव रूप में होता है, जिसका अभ्यंतर प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्षारणीय जो होता है वो शुष्क चूर्ण के रूप में इसका उपयोग होता है। 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण जो होते हैं। द्रव रूप में देखें, जो पानीय क्षार होता है वो द्रव्य रूप में, यानी पानी है तो द्रव होगा, तो इसका उपयोग उदर रोग, अम्लपित्त, शूल, गुल्म, मूत्रकृच, मूत्राघात और अश्मरी आदि रोगों में होता है। क्षार वर्ग के अनुसार देखते हैं कि कौन कौन से वर्ग में इसको बांटा गया है। तो हम देखते हैं क्षार द्वय, स्वर्जिक क्षार, यौगिक क्षार। तो इसको लिखेंगे हम यश। क्या लिखेंगे? यश। तो स्वर्जिक क्षार और यौगिक क्षार, इसको लिखेंगे हम यश टीचर। यश टीचर याद करने के लिए, तो यश टीचर में वही यानी यौगिक क्षार और एश यानी स्वर्जिक क्षार, टी यानी टंकण क्षार हो गया। क्या हो गया? टंकण क्षार हो गया। अब जो सारा पंचक में देखते हैं, यौगिक क्षार, स्वर्जिक क्षार, प्लास क्षार, मुष्क क्षार और तिल नाल क्षार। तो यहां लिखते हैं हम यस पीएमटी। यस पीएमटी, पीएमटी मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। तो यव यानी यौगिक क्षार, एश यानी स्वर्जिक क्षार, प्लास क्षार, मुष्क क्षार और तिलनाल क्षार होता है। उसी प्रकार सारा अष्टक होते हैं, स्वर्जिक क्षार, यौगिक क्षार, प्लास क्षार, तिलनाल क्षार, अर्क क्षार, अपामार्ग क्षार, क्षुधा क्षार और चिंचा क्षार होता है। अब हम देखते हैं
क्षार गुण के बारे में। कौन कौन से क्षार के गुण बताए गए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है क्षार की। तो सुश्रुत ने इसको बताया है, नैव अति तीक्ष्णो न मृदु शुक्ल लक्षण होता है पिच्छिल है अविश्यंदी शिव शीघ्र क्षारो है अष्टगुण स्मरता है। ये श्लोक अगर याद हो तो सबसे अच्छा होता है, सुश्रुत का श्लोक होता है। तो इन्होंने लिखा है नैव अति तीक्ष्णो, अति तीक्ष्ण न होता है, न मृदु न ज्यादा मृदु होता है, शुक्ल वर्ण का होता है यानी श्वेत वर्ण का होता है, सुलक्षण होता है और पिच्छिल होता है। कैसा होता है भैया, पिच्छिल होता है, अविश्यंदी यानी अप्रसरणशील होता है, विश्यंदी नहीं होता, शिव यानी कल्याणकारी होता है, शीघ्र शीघ्र कल्याणकारी होता है, शीघ्र काम करने वाला होता है। इस प्रकार ये कितने 8 गुण बताए गए हैं। बात करें चरक सूत्र में भी इसके कुछ गुण बताए हैं, तीक्ष्ण उष्ण लघु रुक्षश्च क्लेदी पक्ता विदारण दाहनो दीपनश्चेता शव शारो अग्नि सन्निभ है। तो इसमें बताया गया तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, रुक्ष होता है, क्लेदी होता है, क्लेद को करने वाला होता है, पकाने वाला होता है, पक्ता विदारण यानी फाड़ने वाला होता है, कहीं भी घाव हो जाए तो उसको फाड़ने वाला होता है, दाहन कर्म करने वाला होता है, दीपन कर्म करने वाला होता है, सर्व शारो अग्नि सन्निभ है, अग्नि के सन्निभम से ये सारे कर्म करने वाला होता है। अष्टांग हृदय सूत्र में बताए हैं, न अति तीक्ष्ण मृदु सलक्षण पिच्छल शीघ्र शीत शिखरी शुक निर्वाप्य। शिखरी होता है, याद रखिएगा, शिखरी इसने किसने बताया था, अष्टांग हृदय में बताया, शुक निर्वाप्य शुक देने वाला होता है, न विश्यंदी न च अतिरुक है, अत्यधिक पीड़ा भी देने वाला नहीं होता और अत्यधिक विश्यंदी भी नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्षार के निर्माण की विधि। तो क्षार के निर्माण की विधि जो बताई गई है उसको मैं आपको समझाता हूं। तो क्षार निर्माण में हम देखते हैं, तो पहले हम कोई भी क्षार लेते हैं, कोई भी हम क्या लेंगे भैया, क्षार लेते हैं। तो जब हम उसका प्लांट लेते हैं, प्लांट का या तो पंचांग लेंगे या उसका क्षार की क्या लेंगे हम, क्षार का या तो कुछ प्लांट ले लेंगे या फिर क्षार का उसका कास्ट भाग लेंगे। उस कास्ट भाग को लेके आपको क्या करना है, जलाना है, उसको बर्निंग करना है। उसको जलाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसकी जो एस बनेगी, जो राख बनती है, जलाने के बाद में क्या बनती है, राख बनती है, उस राख को हम लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं उस राख को, फिर उसको स्थापन करते हैं, उसको रख देते हैं कुछ टाइम के लिए जब तक ये स्वांगशीत नहीं हो जाती। जब वो स्वांगशीत हो जाती है फिर उसमें पानी ऐड करते हैं। अब कितना गुना पानी, किसी ने इसको 6 गुना पानी बताया है और किसी ने इसको 4 गुने पानी में इसका स्थापन कर देते हैं। फिर जब वो उसको कुछ देर रखने के बाद में उसका गालन करते हैं। गालन का मतलब होता है जब वो उसका जो क्षार भाग होता है वो नीचे बैठ जाता है, क्षार भाग नीचे बैठ जाएगा और हम उसका जो ऊपर का पानी होता है उसको निथार लेते हैं। उस पानी का जो वर्ण होता है गोमूत्र वर्ण के समान उसका वर्ण होता है। फिर हम उस पानी को उबालते हैं, उसको बॉइलिंग करते हैं। जब उस पानी का हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं। पानी को बॉइलिंग करके जब वो एस बन जाती है, जब वो पूरा सूखने लगता है तो हमारे पास उसकी एस क्षार बनता है। जो क्षार हम उसको ऑब्टेन करते हैं तो उसको पूरा आग पर नहीं पकाते, पूरा आग पर नहीं सुखाते, क्योंकि अत्यधिक अग्नि के कारण उसका जो होता है वो दहन हो जाता है। तो हम देखते हैं उसको फिर धूप में सुखाते कुछ टाइम के लिए। जब धूप में सुखाकर फिर उसको खलव यंत्र में लगकर उसका सूक्ष्म चूर्ण कर लेते हैं। सूक्ष्म चूर्ण करके उसका वेट करते हैं और वेट करके उसको एयर टाइट कंटेनर में हम इसका स्टोरेज कर लेते हैं। तो हम देखते हैं क्षार के निर्माण की विधि के बारे में कि जिस क्षार का वृक्ष का क्षार बनाना हो उसकी कास्ट लेते हैं, उसको अच्छे प्रकार सुखाकर कढ़ाई में जलाते हैं। कढ़ाई में जलाने के बाद क्या बन जाएगी, आपके पास राख बन जाएगी। अब सारंगधर के अनुसार हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बताया इसकी राख में 4 गुना जल मिलाना है, रात्रि पर्यंत रखना है, सुबह ऊपर के जल को निथार कर अवशिष्ट को फेंक देंगे, वस्त्र से छानेंगे, 3 से 4 बार छानना है, फिर अग्नि पर उसको गाढ़ा करेंगे। जब थोड़ी नमी रह जाएगी तो धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाकर हमारे पास श्वेत वर्ण का पदार्थ प्राप्त होता है। जो श्वेत वर्ण का पदार्थ लास्ट में प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारे पास क्षार होता है। अब हम देखते हैं इसके अलग अलग ओपिनियंस जो बताए हैं। सुश्रुत संहिता में 1:6 में 6 गुना पानी लेना है, ओवरनाइट इसको रखना है और किस टाइम इसको छानना होता है, किस टाइम छानने के लिए बताया है। यादव जी ट्रिकम जी ने भी 1:6 का रेशियो बताया कि वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:6 का, और इसको भी पूरी रात रखना है। सारंगधर ने 1:4 के रेशियो में बताया है। आयुर्वेद प्रकाश में 1:4 के रेशियो में बताया है। रखना कितने, ओवरनाइट ही रखना है इन सब में। लेकिन रस तरंगिणी ने इसको बताया कि 1:4 के रेशियो में रखना है, 3 घंटे तक जल में रखना है इसको एक जगह, और 3 फोल्डेड क्लॉथ से, जो 3 फोल्डेड क्लॉथ है उससे फिल्टर करना है उसको, 3 फोल्डेड क्लॉथ से फिल्टर करना है। क्षार की मात्रा जो बताई गई है 2 से 8 रत्ती बताई गई है। बात करें क्षार के कर्म के बारे में, एक्शन बताए हैं चरक ने, क्लेदन, पाचन, विदारण, दाहन, पाचन, छेदन और अर्शोग्नकरण होता है। सुश्रुत ने इसके कर्म बताए हैं, एक्शन बताए हैं, दाहन, पाचन, दारण, विलियन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन, लेखन, कृमिघ्न, आम का पाचन करने वाला, कुष्ठघ्न, मेदोघ्न और विषघ्न भी होता है।
बात करें क्षार मूत्रल होता है, इसलिए मूत्र खर्च में इसका उपयोग होता है। बाह्य जब प्रयोग करते हैं आपको तो वर्ण शोथ जो होता है पक जाता है, पाचन कर्म होता है, पचाने वाला होता है, पाक करवाने वाला होता है। और क्षार से गुल्म, अर्श, ग्रहणी रोग, प्लीहा रोग, मूत्रकृच, अश्मरी रोग नष्ट होते हैं और अंत प्रयोग करने पर पाचक रसों को स्त्रवण को बढ़ाने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि क्षार का जब निर्माण कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो जो आप पात्र यूज कर रहे हैं उसकी क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जो द्रव्य ले रहे हैं वो अच्छी प्रकार जलाकर ही भस्म बनाना जाना चाहिए। जल को स्थिर होने के बाद ही निथारना चाहिए। क्षार निर्माण के लिए वानस्पतिक द्रव्य को खुले वातावरण में जलाना चाहिए, ठीक है। और गर्म करते समय जब थोड़ी नमी रह जाए तो अग्नि से उतारकर धूप में सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक जलने के कारण क्षार के गुण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बात करें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो इसका जो क्षार होता है वो अति मृदु होता है। इसका जो रूप होता है वो श्वेत वर्ण की होती है और स्पर्श में शीत होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये स्पर्श में शीत होता है और रूप कैसे होता है इसका, श्वेत होता है। इसकी सेल्फ लाइफ जो बताई गई है 5 साल तक इसकी सेल्फ लाइफ बताई गई है। अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो देखते हैं, तो कदली क्षार होता है, कदली कांड और पत्र लेते हैं, इसका 1 पार्ट, जल 4 या 6 भाग, जो भी रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं, सारंगधर का यूज कर रहे हैं या फिर आप आयुर्वेद प्रकाश का या रस्तरंगिणी का, जो भी आप देखते हैं। गुण या कर्म बताए गए हैं, तीक्ष्ण गुण होता है, उष्ण गुण होता है, अग्नि दीपक होता है। और इसके एक्शन जो है उदर रोग में, कृमि रोग में, गुल्म में, अर्श में, ग्रहणी और अश्मरी रोग में इसका उपयोग होते हैं। देखते हैं चिंचाक्षार के बारे में। तो जो चिंचाक्षार होता है, चिंचा कांड लेते हैं 1 पार्ट, जल 4 या 6 भाग, जो भी रेफरेंस यूज कर रहे हैं। तो अग्निमांद्य को नष्ट करने वाला होता है, अग्निमांद्य को नष्ट करने वाला होता है। गुल्म, शूल, अश्मरी और मूत्रकृच रोग को दूर करने वाला होता है। धन्यवाद दोस्तों।